गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। कल हमने रघुवीर सहाय का अनुभूति पक्ष और अभिव्यंजना पक्ष के अंतर्गत काव्य संवेदना पढ़ा था। आज हम रघुवीर सहाय का काव्य शिल्प पढ़ेंगे। काव्य शिल्प के अंतर्गत काव्य रूप क्या है, काव्य भाषा उनकी कैसी रही, काव्य बिंब कैसे हैं, काव्य में प्रतीक योजना कैसी हैं, काव्य में अलंकार और फिर लय और छंद का विवेचन करेंगे। हम देखते हैं तब पाते हैं कि काव्य शिल्प में कविता का भाव पक्ष और शिल्प पक्ष काव्य में परस्पर संबद्ध होता है, यानी जुड़ा होता है। भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही। शिल्प कविता में अलग से चिपकाए नहीं जाते, किंतु हमारी समीक्षा दृष्टि उनका अलग रूप में विवेचन करती हैं, विश्लेषण करती हैं। उसके अंगों उप अंगों का पृथक अध्ययन करती हैं, अलग से अध्ययन करती हैं, जो एक वस्तुपरक दृष्टि है। कविता अनुभूतियों का विश्लेषण तथा आलोचना उसका विश्लेषण है। इसलिए कविता के विशेष अध्ययन के लिए उसके अंगों का अलग अलग अध्ययन अनिवार्य हो जाता है, ताकि हम जान सकें कि जिन तत्वों से वह बनी है। काव्य शिल्प के बारे में सहाय का कथन है। सहाय ने कहा है कि मेरे पास एक तरह की एक अतिरिक्त चेतना है, एक अतिरिक्त व्यथा है, जिसे मैं हर चीज़ को उलट पुलट कर नए ढंग से दुरुस्त करने और नया बना देने की इच्छा रखता हूँ। वही तो शिल्प है। इसी चीज़ को शिल्प कहा है। यानी अनुभूतियों को कविता में इस तरह नियोजित करना कि वे अलग अलग होकर भी संवेदना के स्तर पर आकर एक इकाई बन जाए, और यही शिल्प है। हम देखते हैं तब इन कथनों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भाव पक्ष की कविता के शिल्प का निर्धारण या निर्धारक तत्व हैं, तथा भाव पक्ष अपना शिल्प पक्ष या शिल्प स्वयं खोज लेता है। अब हम पढ़ेंगे काव्य शिल्प के अंतर्गत काव्य रूप के सहाय का काव्य रूप कैसा है। आधुनिक युग में प्रबंधात्मक चेतना का ह्रास हो गया है, जिससे कवि की संवेदना प्रबंधों में न बंद कर लंबी कविताएं तथा खंड खंड अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली लघु कलेवर की कविताओं में व्यक्त हुई है। काव्य रूप का यह नया विकास युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में हुआ। इस युग की परिस्थितियां ऐसी थी, उसी को संदर्भ बना करके इस युग के कवियों ने लंबी कविता लिखना प्रारंभ किया। सामंत युग में महाकाव्य लिखे गए। पूंजीवादी युग में उपन्यास महाकाव्य का विकास हुआ, किंतु क्रमशः गहराते युगीन अंतर्विरोधों के कारण क्लासिकल और प्रबंधात्मक चेतना का ह्रास होता गया। रघुवीर सहाय ने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा,
कुछ लंबी कविताएं अवश्य लिखी जिनमें आत्महत्या के विरुद्ध, और दूसरी कविताएं हैं चेहरा। किंतु यह भी इतनी लंबी नहीं जितनी कि निराला की राम की शक्ति पूजा है, या सरोज स्मृति है, या पंत की परिवर्तन, या नागार्जुन की हरिजन गाथा कविता हैं। उन्होंने छोटी कविताएं ही लिखी जिनमें खंडित अनुभूतियों को बड़ी तीव्रता से चित्रित किया गया। कुछ कविताएं तो अत्यंत छोटी हैं, जैसे आओ जल भरे बर्तन में, कल आओ जल भरे बर्तन में, और दूसरी हैं अगर कहीं में तोता होता। तीसरी कविता है यही मैं हूँ। चौथी है पानी के स्मरण। पांचवी है बोर। छठी है प्रभु की दया आदि। हम ये तो छोटी छोटी कविताएं हैं। बसंत शीर्षक से जो कविता हैं वो मात्र 3 पंक्तियों की कविता हैं। इससे छोटी कविता क्या हो सकती हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके आगे कि इनके काव्य की भाषा कैसी है। भाषा काव्य शिल्प का पहला और सर्वाधिक हम महत्वपूर्ण उपकरण मान सकते हैं। भाषा की या भाषा ही है जो अमूर्त भाव और विचार को मूर्त रूप प्रदान करती हैं। भाषा में वह शक्ति है जिससे अमूर्त भाव को या विचार को मूर्त रूप में व्यक्त करती हैं, मूर्त रूप प्रदान करती हैं। इसलिए भाषा के बिना कोई भी साहित्यिक रचना अपना स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकती। दंडी ने कहा है कि यदि भाषा रूपी ज्योति नहीं होती तो सारा संसार अंधकारमय होता। कि भाषा रूपी ज्योति नहीं होती तो संपूर्ण संसार है वह अंधकारमय होता। वास्तव में भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमारा अंतर जगत इस नाना रूपात्मक संसार के रूप में आता है। अब हम देखते हैं कि सहाय काव्य शास्त्री या आलोचक की तरह काव्य भाषा की चीर फाड़ नहीं करते और न ही भाषा प्रयोग और शिल्प में सजगता बरतते हैं। रघुवीर सहाय जन संवेदना को जन भाषा में ढालते हैं, यानी आम जनता की क्या संवेदना है उसी को इन्होंने जन भाषा में ढालने की कोशिश की है। उन्होंने समकालीन हिंदी कविता के अभिजात संस्कार और बनावटीपन के खिलाफ एक साहित्य जंग छेड़ी तथा सहज संप्रेषण भाषा का प्रयोग किया। संवेदना और शिल्प की जटिलता तथा बारीकियों की जगह स्पष्टता और सहजता की आग्रही इनकी भाषा जनतांत्रिक माहौल पैदा करती है। इनकी भाषा कैसा माहौल पैदा करती है? जनतांत्रिक भाषा माहौल पैदा करती हैं। सहाय ने कविता की भाषा को नितांत पारदर्शी बनाया है। उसमें कहीं भी उलझाव या शब्दाडंबर नहीं है। एक पत्रकार की हैसियत से उन्होंने भाषा को कृत्रिमता से दूर रखकर उसे सहज संप्रेषणीय बनाया। सुरेंद्र शर्मा का कथन है कि
साहय जी की काव्य भाषा नितांत निरावरण और दो टूक हैं। उसमें वक्तव्य हैं, विवरण हैं, संक्षेप हैं। उसमें प्रतीकों और बिंबों का घटाटोप उलझन नहीं है। खबर में घटना है और पाठक के बीच भाषा जितनी पारदर्शी होगी, खबर की संप्रेषणीयता उतनी ही बढ़ेगी। साहय जी अपनी कविताओं में इसी पारदर्शी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये थी रघुवीर साहय की भाषा। अब देखिए, रघुवीर साहय कविता के पारंपरिक सौंदर्य में अलग हटकर एक नया सौंदर्य शास्त्र गढ़ते हैं। यह नयापन उनकी पत्रकारिता के कारण आया और साहय जी का सौंदर्य शास्त्र खबर का सौंदर्य शास्त्र है, इसलिए उनकी भाषा खबर की भाषा है, अखबारी भाषा है। और अधिकांश कविताओं की विषय वस्तु खबरधर्मी है। उनके यहाँ कभी कविता की भाषा पर पत्रकारिता की भाषा और कभी पत्रकारिता की भाषा पर कविता की भाषा हावी होती दिखाई देती हैं, एक दूसरे की पूरक है। उन्होंने कविता को ऐसी भाषा में संयुक्त किया जो जीवंत तो है, रचनात्मक क्षमताओं से पूर्ण भी हैं। यह उनकी अपनी इजाद की हुई भाषा है जो पत्रकारिता की चपलता और कविता के काव्यत्व से संवर कर निर्मित हुई है। रघुवीर साहय अनेक देसी और ग्राम्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिनमें स्थानीय गहरे रंग में उभर करके सामने आती हैं। ऐसे शब्द में जैसे रिरियाता, लिसलिसाता, लहरियाता, पिंपियाता, नंगे बूचे, टोहो, तेलेस, ललछोहो, मुस्टंडा, पपड़ियाई, भुरभुराई, फफूंदियाई, हुहुआता, हाहाहूती, दमदमाता आदि शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है। देसी शब्द अपने सहज और अकृत्रिम रूप में प्रयुक्त हुए हैं, फैशन के रूप में नहीं हैं। साहय छायावाद की भाषा दृष्टि का विरोध करते हैं। साहय छायावाद की भाषा दृष्टि का विरोध करते आए हैं। जिसमें शब्द के कई अर्थ होते हैं। वे कविता में ऐसे शब्द प्रयोग के हिमायती हैं जिनके आर पार सिर्फ एक ही अर्थ दिखाई देता हो। जिससे किसी प्रकार का अर्थ भ्रम या अपन कहें क्लिष्टता का बोध न हो। वह अर्थ अपने आप में स्वतंत्र हो। और वे लिखते हैं, शब्द अब भी चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं? शब्द अब भी चाहता हूँ, पर वह कि जो जाए वहाँ होता हुआ। शब्द वैसा हो जो वहाँ से होता हुआ जाए, तुम तक पहुँचे। चीज़ों के आर पार दो अर्थ मिलकर सिर्फ एक
स्वच्छंद अर्थ दें, ऐसा इनको शब्द चाहिए। तथा वे एकार्थी शब्द का इसलिए प्रयोग करना चाहते हैं कि सत्ता उसका दुरुपयोग नहीं कर सके। एकार्थक शब्दों का प्रयोग करने पर इन्होंने जोर दिया है और कहते हैं पुलिस के दिमाग में वह रहस्य रहने दो, पुलिस के दिमाग में वह रहस्य रहने दो, वे मेरे शब्दों की ताक में बैठे हैं, जहाँ सुना नहीं उनका गलत अर्थ लिया और मुझे मारा, इसलिए कहूँगा मैं, मगर मुझे पाने दो, पहले ऐसी बोली जिसके दो अर्थ न हो। तो सबसे पहले वह ऐसी वाणी बोलना चाहते हैं जो द्विव्यार्थक न हो। प्रभाकर माचवे ने साहे की 3 विशेषताएं मानी हैं कि इनकी भाषा से संबंधित इनके पास 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता भाषा में बोलचाल का लचीलापन है। दूसरी, इनकी भाषा गद्य जैसी रवानगी हो ऊपर से दिखाई देने वाली अति सरलता या सपाट बयानी भाषा है। तीसरी विशेषता इन्होंने कहा कोई न कोई ट्विस्ट देकर पाठक को शौक करने की नाटकीय इच्छा। तो इस प्रकार से 2 टुक कहने की शैली रघुवीर साहे को धूमिल जैसे निर्भीक कवि से जोड़ती हैं। हम आगे पढ़ते हैं तो इनके काव्य में एक और विशेषता आती हैं, वह है काव्य बिंब की विशेषता, कि इनके काव्य में काव्य बिंब कैसा है। काव्य बिंब, बिंब कविता के शिल्प पक्ष का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। वैसे बिंब हर युग की कविता में प्रयुक्त होते हैं, किंतु इसकी चर्चा पश्चिम में बिंबवादी आलोचकों ने की है। बिंब भावों को मूर्त करने का एक माध्यम है। बिंब का संबंध रूप विधान से है। जैसे विवाह के द्वारा भाव व्यक्त होते हैं, उसी तरह बिंब के द्वारा अमूर्त भाव मूर्त होते हैं। शुक्ल जी के अनुसार कविता में अर्थ ग्रहण से काम नहीं चलता, वहाँ बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। शुक्ल जी कहते हैं ऐसे शब्द जो अर्थ ग्रहण तक ले जाते हैं उससे काम नहीं चलता है, हमें बिंब ग्रहण तक शब्द ले जाए ऐसे शब्द जो हैं कविता में या काव्य में अपेक्षित हैं। बिंब के 5 भेद हैं और इन 5 भेदों की अभिव्यक्ति साहे जी की कविताओं में हमें देखने को मिल जाती हैं। पहला बिंब है, यहाँ साहे जी कहते हैं कि दृश्य बिंब या चाक्षुक बिंब। दृश्य बिंब का संबंध हमारी दृष्टि संवेदना से है, चाक्षुक बिंब से है। जब कवि किसी दृश्य का इस रूप में चित्रण करता है कि वह हमारे चक्षु के सामने, आँखों के सामने मूर्त हो जाए, वहाँ दृश्य बिंब होता है कि एक दृश्य बन जाए, आकृति बन जाए। पत्रकारिता जगत में जुड़े होने के कारण रघुवीर साहे की कविता में दृश्य बिंब का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। इसलिए नई कविता के कवियों में उनकी कविता सर्वाधिक बिंबात्मक है, किंतु वे बिंब कहीं भी आरोपित नहीं हैं, वे सहज रूप से प्रयुक्त हुए हैं। जैसे अपन देखेंगे यहाँ पर क्या कहते हैं
दृश्य बिंब में बंदूके मकानों की तरह मकानों में लोग, बंदूके मकानों की तरफ मकानों में लोग, सड़क पर एक एम्बुलेंस, एक लाश गाड़ी और एक पुलिस वैन। बंदूके मकानों की तरफ, बंदूकें किस तरफ हैं? मकानों की तरफ तनी हुई बंदूकें हैं और मकानों में लोग हैं। सड़क पर एक एम्बुलेंस, एक लाश गाड़ी। सड़क पर एम्बुलेंस खड़ी है जो लाशें ले जाने के लिए गाड़ी हैं, और एक पुलिस वैन, और वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी खड़ी है। तो ये हमारे सामने एक दृश्य उपस्थित हो गया है, एक चाक्षुष बिंब उपस्थित हो गया है। दूसरा बिंब आता है श्रव्य बिंब। श्रव्य बिंब क्या है? श्रवण बिंब का संबंध हमारी श्रवणेंद्रिया से है, कानों से है, सुनने से है। जब कविता में संगीत या कर्णकटु, कर्णमधु किसी भी ध्वनि का चित्रण हो, जिससे एक ध्वनि चित्र बनता हो तथा वह चित्र हमारे श्रवण इंद्रियों से संबंध होकर हमारे मन में एक ध्वन्यात्मक अनुभूति पैदा करे, वहाँ श्रवण बिंब होता है। इसे नाद संवेद्य बिंब भी कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। ठेलों की खड़खड़ाहट, दूध वालों के खनकते बर्तन। इससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि ठेला चल रहा है और एक साथ में खड़खड़ाहट हो रही है, और उधर दूध वाला आया है तो बर्तन बजने लग गए हैं। फिर कह रहे हैं हाहाकार उठता है घोष कर, तोप छुड़ाकर, ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। इस प्रकार से ये कविताएं जो हैं वह हमारे सामने श्रवण बिंब स्थापित करती हैं। जैसे ही हम इन कविताओं को सुनते हैं तो हमारे सामने एक बिंब स्थापित हो जाता है। इसके बाद में आता है घ्राण बिंब। घ्राण बिंब का संबंध मनुष्य की घ्राणेंद्रियों से है। जब कवि कविता में हाथ या दुर्गंध का चित्रण करता है तथा उस गंध की हमें कविता के माध्यम से अनुभूति होती है, वहाँ गंध बिंब होता है। ठीक है, इसको घ्राण बिंब कहते हैं, गंध बिंब होता है। उदाहरण देखें, कसे हुए गुलाब की गमक और गर्मियां आ रही है। दूसरा कहा है, गंध भीड़ से नहीं स्त्री की पीठ से आती है। गंध भीड़ से नहीं स्त्री की पीठ से आती हैं। और एक उदाहरण देखिए, हल्की सी दुर्गंध में भर गया सभाकक्ष, नीम में बोर आया। इसकी एक सहज गंध होती है, मन को खोल देती है गंध वह, आती उड़ती गंध, बोझ से थरकती हुई सुवास। इस प्रकार से हमें ये बिंब जो हैं उस गंध की ओर आकर्षित करते हैं, एक गंध का बिंब प्रस्तुत करते हैं। चौथा बिंब है आस्वाद्य बिंब। आस्वाद्य बिंब का संबंध हमारी जिह्वा या जीव रसना से होता है। जब कविता में विभिन्न प्रकार के भोजन या किसी भी स्वाद का चित्रण होता है जिसकी अनुभूति हमें कविता के माध्यम से होती है, वहाँ आस्वाद्य बिंब होता है। एक उदाहरण यहाँ देखते हैं अपन। दोनों अपने अपने हिस्से के पुए लें। क्या लें? दोनों अपने अपने हिस्से के पुए लें, जैसे थे जहाँ वहाँ पर बैठे जाते हैं। कि सभी अपने अपने हाथ में पोहे लेकर के जहाँ बैठे हैं वहीं बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से पोहे का स्वाद जैसा हमें हमारी रसना में महसूस होता है। पांचवा बिंब है स्पर्श बिंब। स्पर्श बिंब के अंतर्गत हम पाते हैं कि सबसे स्थूल बिंब होता है ये स्पर्श बिंब है, जो सबसे स्थूल बिंब होता है, जिसका संबंध हमारी त्वचा से होता है। जब कविता में किसी प्रकार के स्पर्श या ठंड, गर्म या पिन चुभाने का वर्णन हो, जिसकी हमें कविता के माध्यम से अनुभूति हो, तब वहाँ स्पर्श बिंब होता है। महासंघ का मोटा अध्यक्ष क्या कह रहा है? महासंघ का मोटा अध्यक्ष धरा हुआ गदी पर खुजलाता है अपस्त। क्या कह रहा है? धरा हुआ
गद्दी पर खुजलाता है अपस्त। दूसरा और बिंबी कह रहे हैं, यह क्या है जो इस जूते में गड़ता है, यह क्या है जो इस जूते में गड़ता है, यह कील कहाँ से रोज निकल आती है। तो यहाँ कील का स्पर्श होना, जूते का गड़ना, वैसा है। दूसरा एक और है, छुओ मेरे बच्चे का मुंह। तो इसमें स्पर्श बिंब दिखाई देता है। फिर इसके बाद में आता है काव्य प्रतीक। काव्य में प्रतीक का विशेष महत्व होता है। अब ये देखिए कि प्रतीक काव्य में किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, इस चीज़ को अपन यहाँ काव्य प्रतीक के रूप में पढ़ेंगे। बिंब की तरह प्रतीक भी कविता का एक शिल्प का उपकरण है। अब किसी अमूर्त भाव या विचार की जगह उसका प्रतिनिधि स्थूल संकेत ही प्रतीक हैं। क्या है? किसी अमूर्त भाव या विचार की जगह उसका प्रतिनिधि स्थूल संकेत, वही इसका प्रतीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है इस प्रतीक के बारे में, जिस प्रकार किसी देवता का प्रतीक सामने आने पर उसके स्वरूप और विभूति की भावना मन में आ जाती है, उसी प्रकार काव्य में कुछ वस्तुओं द्वारा भावों का, मनोविकारों को जागृत करना प्रतीक है। प्रतीक के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे प्राकृतिक प्रतीक, सांस्कृतिक प्रतीक, देशगत प्रतीक, सार्वभौम प्रतीक, सांप्रदायिक प्रतीक, राजनीतिक प्रतीक आदि। तो इस प्रकार से हम इन प्रतीकों से वाकिफ हुए। जो कविता में लिखा है, यहाँ एक प्रतीकात्मक कविता है जिसमें ये कहना चाहते हैं कि पैंच की मरी हुई चूड़ियाँ। इस कविता में शाह ने मरी हुई जो चूड़ियों का प्रयोग किया है, जो एक प्रतीक है। किसका प्रयोग किया है? मरी हुई चूड़ियों का प्रयोग, वह एक प्रतीक के रूप में प्रयोग हुआ है। 20 वर्ष का नरेन जो आज़ाद भारत में या आज़ाद भारत में जन्मा पला, अपने पिता जो एक मिस्त्री का कार्य करते हैं के साथ काम करता है, उसके पास एक फटा कोट, एक हिलती चौकी, एक लालटेन है, जिसकी मध्यम रोशनी से वह पेंच को कसने की विफल कोशिश करता है। दोनों जानते हैं कि पेंच की मरी हुई चूड़ियाँ नेहरू युग के औजारों की मुसद्दीलाल की सबसे बड़ी देन है। मरे हुए यानी अंदर से घिसे हुए पेंच कितना भी कसे जाने पर कारगर नहीं होता है। मशीन के पुर्जे तभी एक दूसरे से जोड़कर काम कर सकते हैं जब उनकी पेंच सही हो। प्रतीकात्मक अर्थ ये हैं कि आज़ाद भारत का जो लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा हुआ, उसकी सारी पेंचें ढीली थी, उनमें आपसी तालमेल का अभाव था या अभाव है, इसलिए लोकतांत्रिक मशीनरी सही ढंग से काम नहीं करती है। ये था उनका एक पेंच का प्रतीक। काव्य में अलंकार का विशेष महत्व होता है। अलंकार काव्य का एक शोभादायक तत्व होता है। भारतीय काव्य शास्त्र में शब्दालंकार, अर्थालंकार की बड़ी व्यापक चर्चा हुई है। आधुनिक युग में काव्य के उपकरण कविता में क्रमशः निकलते गए हैं। कवि की अनुभूति सरल रूप से प्रकट करने की परिपाटी चल रही है। कविता में
उपमा अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग होता रहा तथा उसे अलंकारों की रानी भी कहा जाता है। किंतु कवियों ने या कवियों के सबसे प्रिय इस अलंकार के बारे में रघुवीर सहाय का कथन है कि मैंने उपमा को इसलिए छोड़ दिया कि वे मुझे बहकाने में डालती हैं। कि उपमा अलंकार को मैंने इसलिए छोड़ा कि वह मुझे बहकावे में डाल देती हैं, जो चीज़ें कभी मेरे पास की नहीं और शायद कभी मेरे काम की ही नहीं होगी, उनमें से उपमा एक है। तो इन्होंने उपमा के संदर्भ में एक और बात जानने की है। उपमा हमेशा सामाजिक चेतना के दो स्तरों को एक दूसरे से तुल्य कर देती हैं, इसलिए वह बहुत खतरनाक चीज़ होती हैं और वह बहुत भटका सकती हैं। जिन चीज़ों को या जिन चीज़ों की आप तुलना कर रहे हैं, हो सकता है वे दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया की चीज़ें हो। अगर उन दोनों में एक साम्य कहीं आपको दिखता है तो हो सकता है कि वह साम्य दिशाहीन हो, अतः आपको विपरीत दिशा में भी ले जा सकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने इसके बावजूद भी उनमें कहीं कहीं उपमा अलंकार सहज रूप में आए हैं, जैसे पपियाई सी, बजबजाई सी, चुरमुराई सी आदि। फिर आता है काव्य शैली कि इनके काव्य की शैली कैसी है। कविता में अनेक शैलियों के प्रयोग होते हैं। कई प्रकार की शैलियाँ कविताओं में प्रयोग में लाई जाती हैं। तैरते होटल में मस्ती के 8 दिन विज्ञापन शैली की कविता है। ये कविता जो है वह तैरते होटल में मस्ती के 8 दिन एक प्रकार का विज्ञापन शैली में लिखी गई कविता है। राष्ट्रीय प्रतिज्ञा बाराबंकी में नारेबाजी की शैली में लिखी गई है। काबुल स्वप्न, गुलाम स्वप्न में स्वप्न शैली का प्रयोग किया गया है। कथात्मक शैली की सहायता अनेक कविताओं में है, जैसे मरघट, रामदास, दयाशंकर, हिंसा आदि में। आधुनिक युग में विसंगति बहुत अधिक मात्रा में बढ़ी है, जिससे व्यंग्य शैली को विकसित होने का विशेष अवसर मिल गया। सहाय की ढेर सारी कविताएं इस व्यंग्य शैली में उपलब्ध हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के बाद अधिकारी ने हिंदी को अपने जीवन यापन तथा सुख सुविधाओं की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया है, जिस पर व्यंग्य करते हुए सहाय ने स्वयं लिखा है, हमारी हिंदी दुहाजू की नई बीबी है। कैसी है हमारी हिंदी? दुहाजू की नई बीबी है, बहुत बोलने वाली, बहुत खाने वाली। कि दुहाजू की बीबी है इसलिए बहुत बोलती है, बहुत खाती है। फिर देखिए, जो खोखली घोषणाएं होती हैं, भाषण की शैली का एक दृष्टांत है। यहाँ कहते हैं वो, जनता ने नहीं किया है, हमने बहुत किया है। हम फिर से बहुत करेंगे, हमने बहुत किया है, पर अब हम नहीं करेंगे। फिर इनकी कविताओं में नारेबाजी का भी उदाहरण हमें मिलता है। क्या कहते हैं? पानी पानी बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी, पानी पानी बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी, मांग रहा है पानी पानी। तो इस प्रकार से इनकी कविताओं में जो शैली है, अलग अलग प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। फिर है लय और छंद। कविता में लय और छंद का बड़ा महत्व होता है। किसका? लय का और छंद का।
नई कविता के आचार्यों ने अर्थ की लय की स्थापना की है, किंतु वास्तव में लय तो शब्द में होती है। नई कविता में मात्रिक और वर्णिक छंदों को नकारा गया है तथा मुक्त अतुकांत छंदों को आश्रय दिया गया है। नए कवियों का कथन है कि नए काव्य के लिए एक नई संगीतात्मकता आधुनिक संवेदना का एक आवश्यक अंग है। साहित्य शिल्प के अन्य उपकरणों की तरह छंद में कविता का सायांश ढालने के पक्ष में नहीं है। उनका मानना है कि कविता रचे जाने से पहले उसका छंद पहले से मन में मौजूद होता है। उदाहरण के लिए रामदास कविता जब मैं लिख रहा था तब एक छंद मेरे मन में था, उसने लय को निर्धारित कर दिया था। साहित्य की कविता में लय के प्रति आग्रह प्रारंभ से ही दिखता है। इनकी कविता हैं पहला पानी कविता में मुक्त छंद है और जिसमें आंतरिक लय का निर्वाह हुआ है। क्या लिखते हैं? बिजली चमकी सुरपति के उस लघु इंगित पर, लो यहाँ जामू ने बादल नभ में ठहर गए, आशीष दे रहे हो हाथों से। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रघुवीर साहे का जो काव्य शिल्प हैं बड़ा अनूठा है और इस अनूठे शिल्प में हमने मुख्य रूप से काव्य रूप लिया, काव्य भाषा ली, काव्य बिंब, काव्य प्रतीक, काव्य अलंकार, शैली और लय तथा छंद को यहाँ विवेचित किया। आपको मेरा यह विवेचन कैसा लगा? आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।